Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I will be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड ऑलरेडी चल रहा है। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपना थ्योरी ऑफ डिमांड आगे कंटिन्यू करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक आपको पता है चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड के हम बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं, स्केड्यूल्स पढ़ चुके हैं, स्लोप्स पढ़ चुके हैं, कर्व्स पढ़ चुके हैं, उनके डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हैं। अब आगे के टॉपिक्स दैट इज डिमांड कैसे चेंज होती है और उस पर क्या फर्क पड़ते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड and movement along a demand curve and shift in demand। यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क होता है। दूसरा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड्स। Change in quantity demanded refers to increase or decrease in quantity purchased by a commodity in response to decrease or increase in its own price। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है जब आपकी कमोडिटी का प्राइस, ठीक है, जब आपकी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो, वो कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपकी क्वांटिटी जो आप खरीदने जा रहे हो उस पर कितना फर्क पड़ता है, उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांड। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्स कमोडिटी खरीदने जा रहे हो, अब उसका प्राइस वेरी कर रहा है, चेंज होता जा रहा है बार बार, तो उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी पे क्या असर पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट हमने पिछले ही लेक्चर में भी किया है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट जब भी मतलब आया तो इसमें अदर थिंग्स क्या हुई, इसमें अदर थिंग्स का मतलब हुआ PR दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, Y दैट इज आवर इनकम, T दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, E एक्सपेक्टेशंस। वो मान के चलते हैं कि ये सारी चीजें हमारी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, सारी की सारी चीजें कांस्टेंट होंगी। सिर्फ एक चीज जो कांस्टेंट नहीं होगी दैट विल बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, यानी जो कमोडिटी आप खरीदने जा रहे हो उसका प्राइस बस कांस्टेंट नहीं होगा, उसके अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े थे सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस थ्रू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये शो किया जाता है डिमांड कर्व की मूवमेंट से, यानी डिमांड कर्व जब मूव होता है वो ये शो करता है कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, चेंज इन डिमांड ऑन द अदर हैंड refers to increase or decrease in quantity demanded of a commodity in response to change in other determinants of the demand other than price of the same commodity। कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कमोडिटी के प्राइस चेंज होने से आपकी क्वांटिटी में क्या वेरिएशन आ रही है। ठीक है, और डिमांड में चेंज होना किन चीजों के कारण होता है, डिमांड में चेंज होना उसके डिटर्मिनेंट्स के कारण होता है। हमने पिछले लेक्चर में इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट्स भी पढ़े थे एंड मार्केट के डिटर्मिनेंट्स भी पढ़े थे। ठीक है, वो डिटर्मिनेंट्स जब आपकी डिमांड पे असर डाले तो उसके कारण क्या होती है, डिमांड चेंज होती है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है प्राइस कमोडिटी का चेंज होने से, और डिमांड चेंज होती है बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स चेंज होने से। ठीक है, बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट्स एक इंडिविजुअल या मार्केट की डिमांड पे असर डाल रहे हैं उनके चेंज होने से क्या होता है, डिमांड चेंज हो जाती है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस थ्रू शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। वो कह रहा है डिमांड में चेंज कैसे शो होती है, डिमांड में चेंज शो होती है थ्रू द शिफ्ट्स। हमने शिफ्ट्स इन बजट लाइन पढ़ी थी, शिफ्ट्स इन हमने PPC पढ़ी थी, शिफ्ट इन हमने इनडिफरेंस कर्व लाइन पढ़ी थी। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व जब शिफ्ट होती है फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होती है तो वो ये डिफाइन करती है कि हमारी डिमांड पे डिटर्मिनेंट्स कैसा असर डाल रहे हैं, पॉजिटिव असर है या नेगेटिव। ठीक है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसीलिए उन दोनों को इकट्ठे लिखा जाता है। ठीक है,
मूवमेंट और शिफ्ट में फर्क होता है। वो क्या होता है आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन होगा, ठीक है। When due to change in its own price alone, quantity demanded of a commodity changes। वो कह रहा है जब सिर्फ प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाए तो वो क्वांटिटी डिमांडेड में आती है, ठीक है। यानी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है तो उससे आपकी डिमांड जो चेंज हो रही है वो कंसेप्ट आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व। ये एक्सप्रेस किया जाता है डिमांड कर्व पे अलग अलग पॉइंट्स को सिंबलाइज करके, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब जैसे हम पीपीसी में करते थे ना, अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को मार्क करते थे, वैसे ही जब डिमांड कर्व पे हम अपनी पॉसिबिलिटीज मार्क करते हैं डिमांड की कि इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी ली जाएगी, उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वो एक्सप्लेन करता है कि डिमांड कर्व में चेंज आ रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस is called extension of demand, and decrease in quantity demanded due to rise in own price is known as contraction of demand। कहते हैं इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होती है जब प्राइस गिरे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड में कि जब प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, है ना। प्राइस गिरा और क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो हम इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दैट मीन्स डिमांड बढ़ गई, ठीक है। और जब प्राइस राइज हुआ यानी प्राइस में इंक्रीज आया और आपकी क्वांटिटी गिर गई तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स स्क्वीज हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। यानी आपकी डिमांड उस टाइम पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई होप ये क्लियर है व्हाट इज एक्सटेंशन एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब होता है जब प्राइस लो हो जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए जिसके कारण डिमांड बढ़ जाए, तो वो होती है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है जब प्राइस इंक्रीज कर जाए, क्वांटिटी गिर जाए जिसके कारण आपकी डिमांड कम हो जाए, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। ये था मूवमेंट क्या होती है। अब है शिफ्ट। शिफ्ट क्या होती है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और क्वांटिटी डिमांडेड हैंड इन हैंड चलते हैं, और शिफ्ट और डिमांड कर्व में चेंज हैंड इन हैंड चलते हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। क्वांटिटी डिमांडेड चलता है मूवमेंट के साथ और डिमांड कर्व चलता है शिफ्ट के साथ, ठीक है। In this case, the entire demand curve shifts either upward or downward। ये कंसेप्ट हमने पहले भी किया है, जैसे आईसी कर्व की थी हमने, या तो आईसी अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है या डाउनवर्ड। उसी तरीके से डिमांड कर्व शिफ्ट में या तो पूरी की ऊपर शिफ्ट हो जाती है या तो पूरी की पूरी नीचे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। This type of change takes place when quantity demanded change due to change in factors other than own price of the commodity। कहता ये चेंज तब आता है जब कमोडिटी में चेंज आए यानी डिमांड में चेंज आए उन सभी कारणों के कारण, यानी डिमांड में चेंज आए सभी डिटर्मिनेंट्स के कारण एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी का मेजर फैक्टर इसमें क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है ना। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं, रिमेनिंग फैक्टर्स आर कांस्टेंट, बाकी सब हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। लेकिन चेंज इन डिमांड में पीएक्स क्या होता है, कांस्टेंट, और बाकी सारे फैक्टर्स जो होते हैं, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो चेंज हो सकता है। बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, योर इनकम, योर टेस्ट, योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये सारी इन सब डिटर्मिनेंट्स में जब चेंज आता है तो उसके कारण डिमांड कर्व में भी चेंज होता है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज हो सकता है, बाकी सब कांस्टेंट रहता है। और डिमांड कर्व में बिल्कुल उसका उल्टा, प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट रहता है, बाकी सब फैक्टर्स चेंज होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। सच एज चेंज इन इनकम, जैसे कि चेंज इन इनकम होनी, फैशन में चेंज होनी और बाकी सारी चीजें। When due to change in these other factors demand falls, it is called decrease in demand, and when demand rises it is called increase in demand।
जैसे हमने मूवमेंट में पढ़ा, मूवमेंट दो टाइप में थी, एक था कॉन्ट्रैक्शन, एक था एक्सटेंशन, ठीक है। वैसे ही शिफ्ट भी दो तरह का होता है, एक है डिक्रीज इन डिमांड, एक है इंक्रीज इन डिमांड। जब इन सब फैक्टर्स के कारण, इन सब डिटर्मिनेंट्स के कारण डिमांड कम हो जाए, डिमांड फॉल हो जाए, तो उसको कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और जब इन सब फैक्टर्स के कारण डिमांड इंक्रीज कर जाए, इसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। इसको एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ऐसे पाई चार्ट के थ्रू देखते हैं ये डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या मेजर फर्क है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मूवमेंट आती है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, यानी वो डिमांड कर्व के साथ मूव करता है सिर्फ। लेकिन चेंज इन डिमांड में वेयरएज क्या होती है, शिफ्ट होती है, यानी पूरी की पूरी डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ मूवमेंट होती है, डिमांड कर्व पूरी की पूरी शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। मूवमेंट दो तरह के में डिवाइडेड होता है, एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मूवमेंट दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन होता है जब प्राइस में डिक्रीज आ जाए और कमोडिटी बढ़ जाए, कॉज बाय डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी प्राइस में डिक्रीज आने से क्वांटिटी बढ़ जाए तो वो आता है एक्सटेंशन में, और प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए वो आता है कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। वेयर इज डिमांड, डिमांड दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, एक होती है डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, और एक होती है इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड जो होती है उसे बैकवर्ड शिफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जब डिमांड कब डिक्रीज होती है तो वो लेफ्ट हैंड साइड बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल्स आगे डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि शिफ्ट में जब डिक्रीज होती है डिमांड कर्व तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, वो डाउनवर्ड चली जाती है, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड दूसरी तरफ फॉरवर्ड शिफ्ट कहलाती है और वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी डिमांड को भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। caused by change in factors other than own price of the commodity, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज क्यों आया, ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी जो हम कमोडिटी लेने जा रहे हैं उसके प्राइस के कारण यहाँ चेंज आया। यहाँ चेंज क्यों आया, बाकी सब फैक्टर्स के कारण एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ के जितने भी सारे फैक्टर्स हैं उन सब फैक्टर्स में चेंज आने के कारण क्या हुआ, डिमांड चेंज हो गई, ठीक है। आई होप अब क्लियर है कि व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड व्हाट इज डिमांड, ठीक है। अब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। When change in quantity demanded of a commodity is caused by change in its own price, it is called extension and contraction of demand or change in quantity demanded. यानी जब प्रोडक्ट या कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आता है और उसके प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी में चेंज आए तो वो कंसेप्ट आता है एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। या आप कह सकते हो क्या हुआ उसके कारण हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई, ठीक है। यानी जब कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने से एक्सटेंड हो या आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए या बढ़ जाए, उस वो कंसेप्ट आता है आपका एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। पहला पढ़ते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होती है, फिर एक एक करके कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल आपको अब तक रिवाइज हो जाना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब ऑल द डिटर्मिनेंट्स एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ठीक है। वो सारे इक्वल होने चाहिए, वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए। When quantity demanded increases due to fall in its own price of a commodity, it is called extension of demand. यानी प्राइस फॉल होने से, यानी प्राइस फॉल हुआ जिसके कारण क्वांटिटी आपकी इंक्रीज कर गई, ये कंसेप्ट है एक्सटेंशन, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे याद रखें, सिंपल, प्राइस बढ़ा, प्राइस कम हुआ तो हम ऑब्वियसली क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, है ना। प्राइस कम होने से जब क्वांटिटी ज्यादा लोगे
क्वांटिटी ज्यादा लेने के लिए आपको डिमांड भी ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। जब क्वांटिटी ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा करोगे, तो ज्यादा डिमांड को कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, यानी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, ऐसे रिवाइज कर लो कि जब प्राइस कम हो और आपकी क्वांटिटी बढ़े, यानी आपकी डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ने को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, एक डायग्रामेटिकली देखते हैं ये होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तरफ पी एक्स है यानी हमारा प्राइस ऑफ एक्स, एक तरफ हमारा क्यू एक्स है दैट इज क्वांटिटी ऑफ एक्स, और एक तरफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है। प्राइस मैंने पहले अपनी एक्स कमोडिटी का पहले प्राइस लिया 5 रुपीज, जिस टाइम पे मैं कमोडिटी सिर्फ 1 परचेज करी थी, यानी जब एक्स का रुपीज सिर्फ 5 थी, यानी एक्स सिर्फ 5 रुपए की थी, तब मैं उसका सिर्फ 1 यूनिट खरीद रही थी। ठीक है, फिर जब एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ, 1 रुपये पे गया, तो मैं उसके यूनिट्स ज्यादा बाय करने लग पड़ी। ठीक है, यानी जब प्राइस फॉल हुआ, मेरी क्वांटिटी आप देख सकते हो, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर गई है ना। फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गिव्स राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस गिरा तो क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। ये क्या कंसेप्ट होता है, ये होता है एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, when the price of good x is 5 per unit, 1 यूनिट इज डिमांडेड, यानी जब 5 रुपीज, जब एक्स कमोडिटी की पहले प्राइस 5 रुपीज थी, तब हम सिर्फ 1 यूनिट खरीद रहे थे। when price reduces to 1 per unit, demand extends to 5 units, यानी जब प्राइस हमारा 5 रुपीज से 1 रुपी हुआ, तो हमारी डिमांड 1 यूनिट से 5 यूनिट्स यानी इंक्रीज कर गई। Extension of demand is indicated by a downward movement along the demand curve, यानी जब डिमांड बढ़ती है तो वो डाउनवर्ड स्लोप होती है। कैसे, डायग्रामेटिकली देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पहला कॉम्बिनेशन था हमारा, जब प्राइस 5 रुपीज था तो हम कितने यूनिट्स ले रहे थे, सिर्फ 1 यूनिट ही बाय कर रहे थे, यानी हमारा पॉइंट बन रहा था ए। ठीक है, यानी प्राइस ज्यादा था तो क्वांटिटी 1 यूनिट थी, तब हमारी बनी सिचुएशन ए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर प्राइस फॉल कर गया। ठीक है ना, प्राइस फॉल करके आ गया 1 रुपी पे, यानी 5 रुपी से प्राइस हो गया 1 रुपी। जब ये प्राइस फॉल हुआ तो क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी 1 यूनिट से कितनी हो गई, 5 यूनिट्स, यानी मेरी क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, जिसके कारण मेरा पॉइंट आया बी। यानी जब प्राइस डिक्रीज हुआ, मेरी क्वांटिटी डिक्रीज कर गई, मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ तो मेरी क्वांटिटी इंक्रीज कर। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, ये जो ब्लू लाइन है दिस इज अ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे क्या हुआ, ए पॉइंट ऊपर है, बी पॉइंट नीचे, यानी जब प्राइस गिरा, ठीक है, तो डिमांड कर्व का पॉइंट भी नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई। ये एक्सटेंशन का कंसेप्ट इसीलिए है क्योंकि प्राइस गिरने से क्वांटिटी बढ़ गई है, इसलिए ये एक्सटेंशन का कंसेप्ट है। लेकिन डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों, क्योंकि एक चीज इंक्रीज होने से दूसरी कम हो रही है, इसीलिए डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था कि डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी जब प्राइस गिरे और क्वांटिटी बढ़े, जिससे आपकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, अब है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स स्क्वीज हो जाना या कम हो जाना। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, when quantity demanded decreases due to rise in its own price of the commodity, it is called contraction of demand. अब इसको इस तरह से याद करते हैं कि जब प्राइस बढ़ा, ठीक है, महंगाई बढ़ी, तो क्वांटिटी ऑब्वियसली हम कम खरीदेंगे यानी डिमांड भी कम करेंगे, है ना। और डिमांड कम करने को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी डिमांड कम हो गई। ठीक है, यानी जब प्राइस बढ़ा तो हमने क्वांटिटी कम खरीदी, दैट मीन्स हमने डिमांड भी कम की। डिमांड कम करने को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, इसका भी स्केड्यूल है, वो भी देखते हैं। ठीक है, एक जगह हमने लिया हुआ है प्राइस ऑफ अपना एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, पहले क्या था, एक्स कमोडिटी का प्राइस था ₹1। जब 1 रुपी प्राइस था तो मैं 5 यूनिट्स परचेज कर रही थी। ठीक है, क्योंकि सस्ता मिल रहा था तो मैंने ज्यादा परचेज कर लिया। फिर एक्स कमोडिटी का प्राइस 5 रुपीज हो गया, प्राइस बढ़ गया,
तो मैंने कहा प्राइस बढ़ गया तो मैं इतने तो बाय कर नहीं सकती, तो मैंने अपनी क्वांटिटी गिरा दी और अब मेरी क्वांटिटी हो गई 1 यूनिट। ठीक है, यानी प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिक्रीज कर गई, यानी राइज इन होस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज गिव्स फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए या उससे डिमांड कम हो जाए, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, when the price of good eggs is 1 per unit, 5 units are demanded. When price rises to rupees 5 per unit, the demand contracts to 1 unit only. ठीक है ना? Similarly to extension of demand, contraction of demand is indicated by an upward movement along the demand curve as from point B to A. कहता है ये बिल्कुल एक्सटेंशन की तरह होता है, बस फर्क इतना होता है एक्सटेंशन में, ये याद रखना, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, सिर्फ पॉइंट्स अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं। ठीक है, कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगी, सिर्फ उस पर जो पॉइंट्स हैं वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने एक्सटेंशन में देखा, एक्सटेंशन में क्या हुआ, जो पॉइंट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, पॉइंट डाउनवर्ड स्लोप हुआ। ठीक है, यानी नीचे आ गया। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन में जब प्राइस पहले 1 रुपीज था, ठीक है, तो मैं क्वांटिटी 5 यूनिट्स बाय कर रही थी, यानी बी पॉइंट। ठीक है ना, मेरी पहले कॉम्बिनेशन ये चल रही, फिर अचानक से उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, 5 रुपीज हो गया, यानी मेरा प्राइस इंक्रीज कर गया, जिसके कारण मैंने क्या किया, अपनी क्वांटिटी डिक्रीज कर गई, यानी मेरी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ, तो मेरा बी पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ चला गया, ए पॉइंट पे, यानी मेरा बी अपवर्ड शिफ्ट हो गया ए पॉइंट पे। ठीक है, ए पॉइंट क्या शो कर रहा है कि प्राइस तो बढ़ गया है लेकिन क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन का, जब प्राइस इंक्रीज कर जाए और क्वांटिटी आपकी क्या करे, डिक्रीज कर जाए, ये कंसेप्ट होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, आई होप ये क्लियर है व्हाट इज एक्सटेंशन एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इजी टॉपिक्स है, आराम से समझो, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इजी। ठीक है, नाउ इज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड किस चीज में था, ये था हमारा डिमांड कर्व में। ठीक है, हमारी डिमांड कर्व सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज करती है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मूव करती है। ठीक है, अब इंक्रीज या डिक्रीज पढ़ते हैं। When quantity demanded of a commodity changes only to owing to a change in other factors other than own price of the commodity, it is a situation of increase or decrease in demand. It is indicated by shift in demand curve forward or backward. क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, सिर्फ कमोडिटी के खुद के प्राइस के कारण क्वांटिटी चेंज होती है। ठीक है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड हमने पढ़ा था, डिमांड में सिर्फ प्राइस नहीं आता कमोडिटी का, डिमांड में और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमने पढ़े थे, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स आते हैं। ठीक है, डिमांड में शिफ्ट या चेंज तब आता है जब प्राइस को छोड़ के, यानी उस कमोडिटी के प्राइस को छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स में चेंज आए, तब हमारी डिमांड या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, जिसके कारण हमारी डिमांड कर्व या तो अपवर्ड शिफ्ट होती है या डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, दैट मीन्स या तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, पहला है अपना इंक्रीज इन डिमांड की डिमांड इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ता है। When more of a commodity is purchased at its existing price, it is a situation of increase in demand. In other words, increase in demand occurs when quantity demanded of a commodity increases because of the factors other than own price of the commodity. वो कह रहे हैं जब कमोडिटी का एग्जिस्टिंग प्राइस हो, यानी पहले भी प्राइस 5 रुपए था, बाद में भी प्राइस 5 रुपए है, लेकिन आपकी बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आया, यानी आपका टेस्ट चेंज हुआ, प्रेफरेंस चेंज हुआ, एक्सपेक्टेशंस आपकी चेंज हुई, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस चेंज हुए, उस चेंज आने से जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, फॉर एग्जांपल मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पहले 10 थी फिर 20 हो गई, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। यानी जब प्राइस कमोडिटी का सेम हो और बाकी सारी फैक्टर्स के कारण क्वांटिटी इंक्रीज करे तो उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखो,
Px पहले हमारा जो प्राइस है हमने पहले ही लेके चले कि डिमांड कर्व में प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस ऑफ एक्स क्या है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले जब प्राइस 10 रुपीज था तो मैं कमोडिटी 20 यूनिट्स परचेज कर रही थी। ठीक है, फिर बाद में भी प्राइस सेम था लेकिन मेरे बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो गए। दैट मीन्स मेरा टेस्ट चेंज हो गया, मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद आने लग पड़ी है। ठीक है, जिस कारण उतने ही प्राइस में अब मेरी क्वांटिटी बढ़ गई है, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे मेरे यूनिट्स भी बढ़ गए। ठीक है, जब सेम प्राइस होने के कारण हो और आपके बाकी सारे फैक्टर्स चेंज होने के कारण क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए, उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, कर्व की मदद से समझते हैं ये कैसे शो होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे y एक्सिस पे मैंने लिया है प्राइस और हमारे x एक्सिस पे है qx, दैट इज आर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने लिया कि मेरा प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, 10 रुपीज पे ही प्राइस है, तो मैंने अपनी प्राइस लाइन बना दी। ठीक है, पहली मैंने अपनी डिमांड कर्व बनाई कि पहले जब 10 रुपीज प्राइस था तो मैं 20 यूनिट्स बाय कर रही थी, यानी ए पॉइंट बाय कर रही थी। ठीक है ना, यानी मेरी इस तरीके से डिमांड कर्व बन रही थी। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस तो उतना ही रहा लेकिन अब प्रेफरेंस मेरी चेंज हो गई है। अब मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है तो मेरी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो मेरी क्वांटिटी वो 20 से शिफ्ट हो गई 30 पे, लेकिन प्राइस सेम है। तो मेरी देखो ध्यान से, प्राइस डिमांड कर्व D1 से कहाँ शिफ्ट हो गई, D2 में, यानी मेरी डिमांड कर्व भी राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गई। क्यों, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होने से और बाकी फैक्टर्स चेंज होने से यहाँ मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर गई है, यानी मैंने डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर दिया। डिमांड ज़्यादा करने से क्या हुआ, डिमांड कर्व ही राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, पूरी राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है। दैट मीन्स हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है इंक्रीज इन डिमांड का। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। When price of X is rupees 10 per unit, 20 units are demanded. ठीक है, even when price remains constant, consumer starts demanding 30 units. It may be due to increase in their income or shift in taste and favor of the commodity or other such factors. कहते हैं ये इस कारण हो सकता है कि क्या पता कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई या क्या पता उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गए, जिसके कारण उसने सेम प्राइस पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द राइट, ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यानी जब डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट करे यानी आगे की तरफ शिफ्ट करे, ठीक है, और उसके कारण क्या हो, हमारी डिमांड कर्व पूरी राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाए, यानी राइट हैंड साइड फॉरवर्ड शिफ्ट हो, और डिमांड कब, तब हम उसे कहते हैं कि डिमांड इंक्रीज कर गई है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डायग्राम शोज डिमांड कर्व शिफ्टिंग फ्रॉम D1 टू D2। हमने डायग्राम में देखा कि हमारी डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट कर गई है, डिमांड कर्व हमारी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। ठीक है ना, when the consumer decides to buy 30 units instead of 20, even when own price of the commodity remains constant at rupees 10 per unit, the consumer shifts from point A on D1 to point B on D2। वो कहता जब प्राइस सेम है फिर भी कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज लाए, उसको इंक्रीज करे, तब जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाती है, जिसके कारण इस डायग्राम में क्या हुआ, पहले ए पॉइंट था D1 पे, लेकिन क्वांटिटी बढ़ने से D2 पे B पॉइंट बन गया, यानी हमारे पॉइंट्स राइट वर्ड शिफ्ट हो गए, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड, कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स फॉरवर्ड। ये ऐसा क्या कारण है कि डिमांड कर्व जो है वो हमारी इंक्रीज कर जाती है, किन कारणों के कारण डिमांड कर्व इंक्रीज करती है। पहला, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, पहला सबसे मेन चीज कि जब हमारी इनकम बढ़ जाए। ठीक है, जब इनकम बढ़ गई फिर तो हम ज्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे, है ना। दूसरा, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज, यानी जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए।
ठीक है, यानी आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, जिसके कारण आपको ये कमोडिटी सस्ती लग रही है तो भी आप क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे, है ना। थर्ड वन इज व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, यानी इसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसका प्राइस कम हो जाए तो भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना। और फोर्थ वन, व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर शिफ्ट्स इन फेवर टू द कमोडिटी, यानी कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाए कमोडिटी के फेवर में, यानी उसे ये कमोडिटी अब ज्यादा पसंद आने लग पड़े, ठीक है। जिस जो होता है चेंज इन फैशन या क्लाइमेट के कारण, यानी या तो क्लाइमेट चेंज हुआ या फैशन चेंज हुआ या आपका मूड चेंज हो गया, जिसके कारण आपकी कमोडिटी में ज्यादा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द नियर फ्यूचर, यानी जब आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में यानी आने वाले थोड़े टाइम में इसकी क्वांटिटी यानी ये मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन इसकी क्वांटिटी इसकी सप्लाई बहुत कम होने वाली है, तब भी क्या करोगे आप अभी से बाय कर लोगे और अपने पास बफर स्टॉक रख लोगे, ताकि आगे जाके जब इसकी कमी हो भी तो भी आपके पास ये कमोडिटी अवेलेबल हो, ठीक है। ये सारे कारण होते हैं कि क्यों इंक्रीज करती है डिमांड का, ठीक है। नाउ इज डिक्रीज इन डिमांड, यानी डिमांड डिक्रीज क्यों करती है। When less of a commodity is purchased at its existing price, it is situation of decrease in demand, यानी existing price पे जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर गई है, यानी अब आप वो क्वांटिटी बहुत कम ले रहे हो, उस कारण क्या होगा आपकी डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण आपकी डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड मूव कर जाएगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स डिक्रीज इन डिमांड कर्व occurs when quantity demanded of a commodity decreases because of factors other than own price of the commodity, यानी बाकी फैक्टर्स के कारण जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर जाए तो हमारी डिमांड कर्व भी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। टेबल में देखिए, टेबल में हमारा प्राइस फिर कांस्टेंट है क्योंकि हमने लिया है डिमांड कर्व में प्राइस कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज होंगे, ठीक है। प्राइस हमारा कांस्टेंट है, 10 रुपीज था, बाद में भी 10 ही है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी डिमांड पहले 10 रुपीज पे मैं 30 यूनिट्स बाय कर रही थी, ठीक है। अब मुझे वो कमोडिटी ज्यादा पसंद नहीं है, अब मैं बहुत ज्यादा उस कमोडिटी से थक चुकी हूँ, अब मेरा मन नहीं करता उस कमोडिटी को यूज करने का, तो क्या हुआ सेम प्राइस पे, चाहे उसका प्राइस सेम है लेकिन अब मैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम करूंगी, क्योंकि अब मेरा मूड प्रेफरेंस चेंज हो गया या क्लाइमेटिक चेंज आया, मेरा मन नहीं करा अब उसको बाय करने का, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण मेरी डिमांड कम हो गई और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर गई, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखते हैं, डायग्रामेटिकली वाई एक्सिस पे हमने लिया है अपना प्राइस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है अपनी क्वांटिटी, ठीक है। पहले जब 10 रुपीज प्राइस था तो मैं 30 यूनिट्स बाय कर रही थी, ठीक है ना, यानी तब मैं ए पॉइंट पे थी, D1 की ए पॉइंट पे थी, ठीक है, तब मेरी डिमांड कर्व यहाँ थी, लेकिन अब मेरा मूड चेंज हुआ, मेरी बाकी प्रेफरेंस चेंज हुई या मेरा इनकम लेवल डिक्रीज हो गया, उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण मुझे कमोडिटी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जिसके कारण मैंने 30 यूनिट्स के बजाय अब 20 यूनिट्स बाय करने शुरू कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ मेरी डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट कर गई, यानी डिक्रीज कर गई, ठीक है। ये जब डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो इसके कारण हमारी डिमांड कर्व जो होती है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, विच इंडिकेट्स दैट इट इज बैकवर्ड शिफ्टेड, ठीक है। डायग्राम शो दैट व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स इज ₹10 per unit, 30 यूनिट्स आर डिमांडेड, ठीक है। When price remains constant, consumer decides to buy 20 units rather than 30 units of the commodity. It may be due to decrease in his income or loss of taste or commodity or other such factors. यानी किसी भी फैक्टर्स के कारण जब उस कमोडिटी में से उसका टेस्ट प्रेफरेंस चला जाए और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाए तो उस कारण क्या होगी, डिमांड कर्व हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड मूव कर जाएगी, ठीक है। Decrease in demand is indicated by shift in demand curve to the left, also called backward shift in demand curve, ठीक है। Diagram shows demand curve shifting from D1 to D2 when the consumer decides to buy only 20 units. Even when own price of the commodity remains constant at ₹10 per unit, the consumer shifts from point A on D1 to point B on D2.
दैट मीन्स जब कंज्यूमर पहले D1 अपनी लाइन पे A पॉइंट की खरीदारी कर रहा था, फिर प्रेफरेंस टेस्ट चेंज होने से क्या हुआ, उसकी D1 तो हो गई शिफ्ट, यानी डिमांड तो शिफ्ट होगी, डिमांड तो कम हो गई, तो D1 शिफ्ट हुई तो उसका पॉइंट भी A से शिफ्ट होके बन गया B, यानी अब उसकी डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्टेड है, डाउनवर्ड बैकवर्ड शिफ्टेड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अब उसकी डिमांड डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब डिमांड कर्व डिक्रीज करने के क्या कारण होते हैं? इंक्रीज के तो हमने पढ़े क्या क्या कारण होते हैं, डिक्रीज करने के क्या कारण होते हैं? पहला, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, यानी आपकी इनकम कम हो जाए, इनकम कम हो गई तो एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी ऑब्वियसली कम हो जाएगा, है ना। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस, जब इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस डिक्रीज कर जाए तो अब ऑब्वियसली आप सब्स्टिट्यूट गुड बाय करोगे, इसको बाय नहीं करोगे, जिसके कारण क्या होगी, इस कमोडिटी की डिमांड गिर जाएगी। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, यानी जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का या प्राइस इंक्रीज कर जाए तो भी आप इसको बाय नहीं करोगे। ठीक है, व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर शिफ्ट्स अगेंस्ट द कमोडिटी, जब आपकी टेस्ट या प्रेफरेंस शिफ्ट कर जाए। ठीक है, जब कंज्यूमर का ना उसमें टेस्ट रहे या ना प्रेफरेंस रहे, तब भी डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट करती है। और लास्ट वन, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, यानी अगर आपको लग रहा है कि ये कमोडिटी फ्यूचर में जाके आपको बहुत सारी मिल जाएगी और सस्ते में मिल जाएगी, तो भी इसकी डिमांड प्रेजेंटली डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये है 5 फैक्टर्स कॉजेस जिसके कारण डिमांड कर्व डिक्रीज होती है, डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, अब इन्हीं को जो हमने पढ़ा है इनको थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट करके टैबुलर फॉर्म में देखते हैं हमने इनमें डिफ्रेंशिएट किया क्या। पहला हमने पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर्स टू ऑल सच सिचुएशंस when change in demand is related to change in its own price, it is called change in quantity demanded. मूवमेंट होता है जब चेंज इन डिमांड आए, किस कारण, चेंज इन ओन प्राइस, यानी कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड चेंज हो, तो वो कंसेप्ट आता है क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू ऑल सच सिचुएशंस व्हेन चेंज इन डिमांड is related to factors other than own price of the commodity. ठीक है, यहां पे शिफ्ट क्यों आता है, शिफ्ट तब आता है जब डिमांड में चेंज आए, बाकी फैक्टर्स के चेंज आने से सिर्फ कमोडिटी के खुद का प्राइस कांस्टेंट रहे, तब उस कंडीशन में डिमांड कर्व क्या होती है, शिफ्ट करती है, और उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने से होता है क्वांटिटी डिमांडेड, और उसके प्राइस में ना चेंज आने से और बाकी चीजों में चेंज आने के कारण होता है चेंज इन डिमांड। ठीक है, अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर अज्यूम्ड एट कांस्टेंट। मूवमेंट में ये अज्यूम किया जाता है कि बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, शिफ्ट में ये अज्यूम किया जाता है कि प्राइस को छोड़कर बाकी सब चीजें कांस्टेंट चेंज होंगी, सिर्फ प्राइस ही जो है वो ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, और शिफ्ट में सिर्फ प्राइस ही कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली इट इज शोन एज अ डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डायग्रामेटिकली ये शो करता है कि सेम डिमांड कर्व सेम रहती है, सिर्फ पॉइंट्स मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन शिफ्ट में ये शो करता है कि डिमांड कर्व में पॉइंट्स नहीं, पूरी की पूरी डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर जाती है, या तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है कि मूवमेंट और शिफ्ट में मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर हमने पढ़ी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या था, extension of demand refers to increase in the quantity demanded due to decrease in its own price of the commodity, यानी price decrease तो quantity increase, ये किसकी है, extension की। ठीक है, increase in demand curve में क्या होता है, quantity demanded increase when there is increase in demand refers to increase in quantity demanded when even when own price of the commodity is constant, यानी price चाहे constant हो चाहे इंक्रीज करे, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपकी
इंक्रीज, सॉरी, जब आपका प्राइस, एक मिनट ये कंफ्यूजन हो गई ऐसे, है ना, इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, यानी जब प्राइस कांस्टेंट हो या क्वांटिटी डिमांडेड तब बढ़ती है, या हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो जब प्राइस डिक्रीज होता है, एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड कर रहे हैं। एक्सटेंशन एंड इंक्रीज ऑलमोस्ट सेम होता है। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है डिमांड इंक्रीज करना, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब ये होता है डिमांड इंक्रीज करना, ठीक है। फर्क बस इतना है, एक्सटेंशन हमारा कंसेप्ट है क्वांटिटी डिमांडेड का, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड कौन सी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और इंक्रीज इन डिमांड हमारा कंसेप्ट है चेंज इन डिमांड कर्व, ठीक है ना। बस ये दोनों सेपरेट चीजों के कंसेप्ट है, ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी क्या होता है, प्राइस इंक्रीज या प्राइस इक्वल होने से क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए, जिस कारण क्या होगी, हमारी डिमांड कर्व क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज स्टडीड ऑन द assumption that other determinants of demand are constant। एक्सटेंशन पढ़ी जाती है इस कंडीशन में कि प्राइस को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। इंक्रीज इन डिमांड इस assumption पे की जाती है कि सिर्फ कमोडिटी के खुद का प्राइस ही कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब चीजें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्सटेंशन डिमांड कर्व में क्या होता है, जो पॉइंट्स हैं सेम डिमांड कर्व में ऊपर से नीचे शिफ्ट होते हैं बस, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड कर्व में क्या होता है, पूरी की पूरी डिमांड कर्व ही हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, सॉरी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है, यानी हमारी पूरी की पूरी डिमांड कर्व ही जब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, यानी हमारी डिमांड कर्व जब पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, आगे की तरफ राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। आई होप ये क्लियर है एक्सटेंशन और इंक्रीज के बीच का भी डिफरेंस। और एक्सटेंशन और इंक्रीज सेम कंसेप्ट हैं ऑलमोस्ट, बस फर्क इतना है उनके कुछ डिटर्मिनेंट्स अलग है और दोनों सेपरेट चीजों के कंसेप्ट है, ठीक है। एक्सटेंशन मूवमेंट का कंसेप्ट है और इंक्रीज शिफ्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। अब है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये भी सेम आएंगे, इनमें फिर फैक्टर्स का डिफरेंस आएगा। और कॉन्ट्रैक्शन हमारी आती है मूवमेंट में, यानी क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हमारी होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, और डिक्रीज इन डिमांड हमारी होती है चेंज इन डिमांड कर्व, ठीक है। Contraction of demand refers to decrease in quantity demanded due to increase in own price of the commodity. Contraction in demand कब तब आती है, जब प्राइस खुद का, मतलब कमोडिटी के खुद का प्राइस इंक्रीज हो जाए, जिसके कारण आपकी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए, ये कारण आता है कॉन्ट्रैक्शन का, यानी प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी जब डिक्रीज हो जाए तो क्या होती है, डिमांड आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। Whereas decrease in demand refers to decrease in quantity demanded even when own price of the commodity is constant। क्योंकि डिमांड कर्व में हम प्राइस कमोडिटी के खुद का प्राइस कांस्टेंट लेके चलते हैं, इसलिए आप बार बार यहाँ पढ़ रहे हो इवन व्हेन द ओन प्राइस इज कांस्टेंट, यानी जब कमोडिटी के खुद का प्राइस कांस्टेंट भी रहे तब भी जब क्वांटिटी आपकी डिक्रीज कर जाए, ये कंसेप्ट आता है आपका डिक्रीज इन डिमांड में, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में, यानी हम क्वांटिटी डिमांडेड, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं, प्राइस को छोड़ के सब चीजें कांस्टेंट होती हैं, इस कारण यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। डिमांड कर्व में प्राइस को छोड़ के बाकी सब चेंज होता है, सिर्फ प्राइस कांस्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज स्टडीड ऑन द assumption that other determinants of demand are constant। वही बात कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व इस कंडीशन में पढ़ी जाती है कि प्राइस को छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड ये सोचकर स्टडी की जाती है कि सिर्फ कमोडिटी के खुद का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब चीजें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, सिर्फ प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व लीड करता है कि जो डिमांड कर्व मतलब कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, सेम डिमांड कर्व पे पॉइंट्स जब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाए उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, सिर्फ मूव कर जाए, जब पॉइंट्स सेम डिमांड कर्व पे मूव करता है वो कंसेप्ट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है जब पूरी की पूरी डिमांड कर्व ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाए, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाए, उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड में जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो बैकवर्ड शिफ्ट करती है, और इंक्रीज इन डिमांड में हमारी डिमांड कर्व क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट करती है, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट करती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है अभी तक। आगे चले, आगे नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ तक आज हमने इतना पढ़ा कि ये हमने कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन ये सब पढ़ा। आगे चलते हैं, आगे हमारा कुछ मेन कंसेप्ट्स जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, लाइक एग्जाम में इसकी वेटेज इतनी नहीं होती लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके कुछ कंसेप्ट्स आपको पहले भी आए हुए थे इंफीरियर गुड्स के, उस अकॉर्डिंग आपको ये समझना जरूरी है थोड़ा। ठीक है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, how price of related goods that is substitute या complementary goods affect demand for a commodity। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट एक तो वर्ड से पता चल रहा है क्रॉस, क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है जब सप्लीमेंट्री गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के चेंज आने से कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आ जाए उसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ठीक है, यानी रिलेटेड गुड्स में चेंज आने से कमोडिटी में जब चेंज आए तो वो कंसेप्ट आता है हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट में। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ये दो हमें पता है हमारे रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ये हमने डिवाइड किया हुआ है अपना 2 हिस्सों में। पहला, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड कैसे कमोडिटी की चेंज होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिलेशन में। ठीक है, लेट अस कंसिडर टी एंड कॉफी। कहता है कंसिडर करके चलते कि हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट है टी एंड कॉफी। ठीक है, एज 2 सब्स्टिट्यूट लेट टी बी द कमोडिटी डिमांडेड ऑन विच डिमांड कर्व इज D1। कहते हैं लेट सपोज करो 2 कमोडिटी है टी एंड कॉफी, हमारी कमोडिटी टी है, हम टी की बात करने वाले हैं, और जो कॉफी है वो टी का सब्स्टिट्यूट गुड है। ठीक है, तो यहाँ डायग्रामेटिकली देखो, डायग्रामेटिकली मैंने क्या किया, D1 कर्व पहले क्या था, प्राइस सेम। ठीक है, प्राइस सेम कमोडिटी का, यानी पहले टी का प्राइस रुपीज लेट सपोज ₹5 था, वो बाद में भी वही रहा। ठीक है, पहले ₹5 प्राइस था टी का, तो क्या हुआ आप देख सकते हैं मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी T1, यानी जब प्राइस था P1 तो क्वांटिटी डिमांड वाज T1, यानी मैं इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड यानी कॉफी का प्राइस इंक्रीज कर गया, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो अब जो कॉफी पीते थे वो भी थोड़ा चाय की तरफ शिफ्ट होने लग पड़े। क्यों, क्योंकि चाय तो सस्ती है, जिस कारण क्या हुआ, चाय का सेम प्राइस होने के बावजूद क्वांटिटी शिफ्ट हो गई किस पे, T2 पे, यानी हमारी क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट होने से क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए, ये कौन सा कंसेप्ट था हमारा, दिस वाज इंक्रीज इन डिमांड कर्व, यानी हमारी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अब देख सकते हैं हमारी डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट कर गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए कि प्राइस सेम था लेकिन क्वांटिटी चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ गया है, जिसके कारण उसके वो कंज्यूम करने वाले लोग भी टी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब ये कंसेप्ट है, अब हमने पढ़ा इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट गुड या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड जब इंक्रीज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर देखेंगे जब डिक्रीज हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इनिशियली इफ प्राइस ऑफ टी इज OP1, देख सकते हैं इनिशियली टी का प्राइस था OP1। ठीक है, OP1। ठीक है ना, क्वांटिटी परचेज इज OT1, क्वांटिटी तब OT1 खरीदी जा रही थी। ठीक है ना, नाउ सपोज द प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कांस्टेंट बट द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज, वही जो मैंने आपको समझाया
कि सपोज करो टी का प्राइस कांस्टेंट रहा लेकिन कॉफी का प्राइस बढ़ गया, उससे क्या होगा, जो कॉफी कंज्यूम कर रहे थे वो भी अब कहेंगे कि हम टी कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि कॉफी तो बहुत महंगी हो गई। ठीक है, जब वो टी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस उसका कांस्टेंट रहेगा लेकिन डिमांड बढ़ गई। ठीक है, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट कर गई, फॉरवर्ड शिफ्ट कर गई। ठीक है, हाउ वुड यू रिएक्ट एज अ कंज्यूमर? क्वेश्चन इज, आप कैसे रिएक्ट करोगे अगर टी का प्राइस सेम रहा और कॉफी इंक्रीज कर गई? ऑब्वियसली टी में शिफ्ट करेंगे, है ना? As a rational consumer, we may decide to substitute some tea in place of coffee, or we expected to buy more of tea even when its price is constant. Initially, we were buying P1 K1, ठीक है, initially हम इतना buy कर रहे थे quantity of tea. Now you are willing to buy P1 K2, लेकिन अब हम इतनी टी बाय करने को तैयार है क्योंकि कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया है। Greater purchase of a commodity at its constant price points to a situation of increase in demand. ठीक है, और forward shift in demand curve. Accordingly, demand curve of T shifts to right from D1 to D2. ये इजीली जो इतनी हमने लैंग्वेज लिखी है इसको मैंने इजीली आपको समझाया कि जब आपके सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो उसके कंज्यूमर्स भी थोड़े इधर शिफ्ट होंगे या आप टी ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, सेम प्राइस होने के बावजूद क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट हो और क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, डिमांड का राइटवर्ड यानी फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना? अब उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है जब सब्स्टिट्यूट गुड, अच्छा हमने ये पढ़ा कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस जब इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, अब अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा। ठीक है, इफ प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस, यानी वही एग्जांपल लेके चलते हैं, चाय का 5 रुपीज प्राइस था और लेट्स सपोज कॉफी का 10 था। ठीक है, अब कॉफी का प्राइस उन्होंने रिड्यूस कर दिया, कॉफी 4 रुपीज की हो गई यानी सस्ती हो गई, तो बताओ चाय पे अब लोग रुकेंगे? नहीं, एज ए रैशनल कंज्यूमर लोग चाय से अब कॉफी की तरफ शिफ्ट होने लग पड़ेंगे। ठीक है, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारे कमोडिटी की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना? We will tend to substitute some coffee in the place of tea, or we will demand less tea even when its price is constant. चाहे चाय का प्राइस कांस्टेंट रहे लेकिन हम वो अब लेस डिमांड करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉफी का प्राइस गिर गया है। सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम होने से क्या होगा, हमारी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, इनिशियली वी वर बाइंग P1 K1, यानी इनिशियली हम इतना बाय कर रहे थे लेकिन कॉफी का प्राइस गिरने से क्या हुआ, हमारी सॉरी ये गलत हो गया, पहले हम डिमांड कितना कर रहे थे इनिशियली हम डिमांड कर रहे थे दिस मच, P1 K1 इतना हम डिमांड कर रहे थे। कॉफी का प्राइस यानी सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस गिरने से क्या हुआ, अब हम डिमांड सिर्फ इतनी कर रहे हैं यानी हमारी डिमांड रिड्यूस हो गई है। यही जब आपकी डिमांड रिड्यूस हो जाए इस कारण क्या होती है, आप देख सकते हैं हमारी डिमांड कर्व जो पहले D1 पे थी वो शिफ्ट हो गई D2 पे। ठीक है, यानी वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गई है, जो ये इंडिकेट करता है कि उस कमोडिटी की डिमांड गिर गई है। ठीक है, now we are buying P1 K2 of tea even when the price of the tea is constant. This is a situation of backward shift in demand curve shift from D1 to D2. ये शो करता है कि हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज कर गई है और हमारी डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट कर चुकी है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था सब्स्टिट्यूट गुड्स का। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के फर्क आने से हमारी डिमांड में कैसे फर्क आता है। ठीक है ना? नाउ इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड में चेंज आने से हमारी डिमांड में कैसे फर्क आता है। ठीक है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिलेशन टू प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हैंड इन हैंड चलते हैं, यानी एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेट अस कंसिडर कार एंड पेट्रोल। यहाँ पे हमने एग्जांपल दी है कार की और पेट्रोल की।
लेट कार बी द कमोडिटी डिमांडेड और विच द डिमांड कर्व इज D1। हमने कहा लेट सपोज करते हैं हमारी कमोडिटी कार है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी इज पेट्रोल। ठीक है, हम कार को लेकर चलेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री तो हमें पड़ता है पेट्रोल। तो क्या हुआ, डिमांड कर्व देखिए, वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। ठीक है, क्या हुआ, पहले प्राइस कांस्टेंट रहा, प्राइस जो है कार का वो कांस्टेंट है। ठीक है, P1 था, P1 ही रहा। ठीक है ना, क्या हुआ, पहले हम P1 K1 की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, पहले हम P1 K1 डिमांड कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो बताओ कार्स कोई ज्यादा बाय करेगा? आंसर इज नो। पेट्रोल का ज्यादा पैसे भरने से अब व्हीकल ज्यादा बाय नहीं होंगे, जिस कारण क्या होगी, जिसके कारण हमारी डिमांड P1 K2 हो जाएगी, यानी हमारी डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ता है तो जो गुड दूसरा जिसकी हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, देखते हैं इसको। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यानी जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? इनिशियली इफ प्राइस ऑफ कार से स्विफ्ट, लेट्स से स्विफ्ट की बात करते हैं, इज OP1, ये पहले OP1 प्राइस था गाड़ी का। ठीक है, नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड इज P1 K1, यानी उस टाइम पर जब OP1 यानी फॉर एग्जांपल कार का परचेज लेट्स सपोज इज 5 लाख। ठीक है, कार का प्राइस था 5 लाख, तो हम कितनी डिमांड कर रहे थे? लेट्स सपोज 10,000 टोटल यूनिट्स डिमांड किए जा रहे थे मार्केट में। ठीक है, फिर क्या हुआ, नाउ सपोज द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, कहते हैं प्राइस कांस्टेंट रहा, लेकिन पेट्रोल का प्राइस, पहले पेट्रोल का प्राइस लेट्स से था ₹80, अब पेट्रोल का प्राइस हो गया है 100, तो क्या होगा, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? पेट्रोल बढ़ने से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ने से ऑब्वियसली आपकी एक्चुअल आइटम की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो गाड़ियां तो लोग ज्यादा लेंगे ही नहीं। ठीक है ना, remain constant but the price of petrol increases. Now how would you react as such a situation? कहते हैं अब बताओ आप कैसे रिएक्ट करोगे अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, क्या आप और व्हीकल लोगे? द आंसर इज नो। एज अ रैशनल कंज्यूमर हम और व्हीकल्स बाय नहीं करेंगे क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। ठीक है, नाउ इवन व्हेन प्राइस ऑफ कार इज कांस्टेंट only P1 K2 is equal to OT2 instead of OT1 cars are purchased, यानी कहते प्राइस कांस्टेंट होने से कार परचेज किया तो जा रहा है, लेकिन क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है तो क्या हुआ, कार की डिमांड कम हो गई है। ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। अकॉर्डिंगली डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D1 to D2। वो कह रहा है क्या हुआ, तो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जब प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी एक्चुअल आइटम जो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जिसके कारण डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर जाए। ठीक है, अब देखते हैं जब डिक्रीज कर जाए तो क्या होगा। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस people will have the tendency to buy more cars even when the price of car is constant. This is a situation of increase in demand or forward shift of demand curve. यानी अब मुझे बताओ कि प्राइस कार का प्राइस वही सेम है 5 लाख, वही सेम, लेकिन अब पेट्रोल का प्राइस गिर गया है, पेट्रोल सस्ता हो गया, तो बताओ अब लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली अब ज्यादा कार्स बाय करेंगे। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जब प्राइस डिक्रीज करे तो जो आपकी गुड है, जो आपकी एक्चुअल गुड है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यानी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जब पेट्रोल सस्ता होगा तो यानी लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे, है ना। इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली हमारा प्राइस OP1 था, गाड़ी का प्राइस वही कांस्टेंट रहा OP1। ठीक है, क्या हुआ, पहले हम बाय कर रहे थे P1 K1, यानी हम इतनी आइटम्स बाय करते, इतनी गाड़ियां बाय कर रहे थे। फिर क्या हुआ, पेट्रोल का प्राइस सस्ता हो गया, पेट्रोल का प्राइस सस्ता होने से क्या हुआ, हमारी डिमांड इंक्रीज कर गई।
डिमांड इंक्रीज करने से क्या हुआ, हमारी जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है। तो ये शो कर रहा है कि डिमांड बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस डिक्रीज कर गया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि प्राइस और डिक्रीज यानी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड का या डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड का वो क्या असर डालते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अभी मुझे पता है हम जल्दी चल रहे हैं, बट आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, कि इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, यानी इनकम के साथ डिमांड पे कैसे फर्क आता है और डिमांड के साथ इनकम पे कैसे फर्क डालता है। ठीक है, इफ आवर इनकम राइजेस वी जनरली टेंड्स टू बाय मोर गुड्स, ये तो बेसिक ह्यूमन नेचर है ना, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा कमोडिटीज बाय करेंगे, है ना। मोर इनकम वुड मीन मोर पेन्स, मोर शर्ट्स, मोर शूज, मोर कार्स एंड सो ऑन। दैट मीन्स वो कह रहा है इनकम बढ़ेगी तो हमारे डिजायर्स भी बढ़ेंगे, है ना, हमारी नीड्स भी बढ़ेगी, हम ज्यादा चीजें बाय करेंगे, जिसके कारण हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। बट देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था इंफीरियर गुड्स के कंसेप्ट में, है ना। लेकिन कहीं एक्सेप्शंस होते हैं। इफ इनिशियली यू आर बाइंग कोर्स ग्रेन्स सिंपली बिकॉज यू कैनॉट अफोर्ड टू बाय सुपीरियर वंस, हाउ वुड यू टेक योर इंक्रीज इन इनकम नाउ। कहते लेट्स सपोज एक सिचुएशन लेकर चलते हैं कि पहले आप कोर्स ग्रेन्स खरीद रहे थे। कोर्स ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, कोर्स ग्रेन्स मीन सबसे लीस्ट क्वालिटी के सबसे सस्ते ग्रेन्स खरीद रहे थे अपनी इनकम के कारण। ठीक है, कहते हैं अब ये बताओ, अब आपका प्राइस इनकम बढ़ गई तो क्या कोर्स ग्रेन्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी? ऐसा करोगे? आंसर इज ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पहले हमारी इनकम कम थी, हम बहुत ही सस्ता लो क्वालिटी की चीज खरीद रहे थे क्योंकि इनकम कम थी तो हम वो अफोर्ड कर पा रहे थे, लेकिन अब इनकम बढ़ गई तो क्या तब भी हम लो क्वालिटी की चीज लेंगे? आंसर इज नो। तो अब हम अपनी क्वालिटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट एक्सेप्ट होता है, इसमें इनकम और डिमांड का थोड़ा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, perhaps as the first step you would discard the consumption of inferiors, you will reduce the consumption of coarse grains and shift to the consumption of superior grains। तो मैंने भी आपको कहा कि इनकम इंक्रीज करेगी तो अब हम लो ग्रेड चीजें तो ऑब्वियसली बाय नहीं करेंगे, है ना। अब हम सुपीरियर ग्रेड की चीजें थोड़ी बाय करेंगे, जिसके कारण क्या हुआ, इनकम तो इंक्रीज की लेकिन डिमांड उसी ग्रेन की कम हो गई। ठीक है, surely this happens in the deserts of Rajasthan where the rich minority eats wheat while the poor majority eats bajra as the staple food। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे राजस्थान के एग्जाम्पल ले लो, वहां पे रिच पीपल जो है वो मतलब वीट खाते हैं, और जो पुअर पीपल है वो बाजरा, क्योंकि बाजरा सस्ता होता है काफी एज कम्पेयर टू द व्हीट। ठीक है, दिस सजेस्ट डिविजन ऑफ गुड्स इनटू टू कैटेगरीज। इसके कारण एक्सेप्शन के कारण क्या होता है, यही गुड्स कोर्स ग्रेन्स के कारण क्या होता है, जो गुड्स है वो दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स। ये कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स होते क्या है। ठीक है, दोबारा समझते हैं व्हाट आर नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। पहला, नॉर्मल गुड्स, दीज आर गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस एज द इनकम ऑफ द बायर राइजेस। ये नॉर्मल गुड्स होते हैं कि जिनके साथ अगर हमारी इनकम बढ़े तो डिमांड भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, यानी यहाँ पे इनकम और डिमांड के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि यहाँ पे अगर आपकी इनकम इंक्रीज करेगी तो डिमांड भी इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, और इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, यानी नॉर्मल गुड्स के कंसेप्ट में इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, हाउ डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड चेंज व्हेन इनकम ऑफ अ बायर चेंज, यानी जब बायर की इनकम चेंज होती है तो डिमांड कर्व में कैसे चेंज आता है नॉर्मल गुड्स के कंसेप्ट। ठीक है, जब इनकी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इसको बिना पढ़े देखते हैं कि जब इनकम इंक्रीज हो जाए तो बताओ क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, है ना। डिमांड इंक्रीज यानी डिमांड शिफ्ट्स टू द
राइटवर्ड, फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है। और अगर इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड भी डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज हुई तो डिमांड शिफ्ट्स टू द लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड शिफ्ट। इजी है ना। अब इसके सिचुएशन में भी देख लेते हैं, बट ये बस इतनी ही एक्सप्लेनेशन होती है, बहुत इजी कंसेप्ट है। In a situation of increase in income, more of a normal good is purchased even when its price is constant. This refers to the situation of increase in demand or forward shift in demand. ठीक है? Decrease in demand. In a situation of decrease in income, less of a normal good is purchased even when its price is constant. This refers to the situation of decrease in demand or backward shift in demand. वो कह रहा है जब आपकी इनकम बढ़ेगी, प्राइस चाहे सेम रहे, डिमांड हम ज्यादा करेंगे, है ना। और जब इनकम कम हो जाए, प्राइस चाहे सेम है, डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इनकम कम या ज्यादा होने से हमारी एक्सपेंडिचर में फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे लिया प्राइस, एक्स एक्सिस पे लिया अपनी क्वांटिटी, ठीक है। पहले हमारी डिमांड कर्व थी ये D1, यानी ए पॉइंट पे हम काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ, हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज कर गई, यानी हमारी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो क्या हुआ, क्वांटिटी भी अब ज्यादा ले पाएंगे, ठीक है। पहले ए इतनी क्वांटिटी ले रहे थे, अब हम इतनी क्वांटिटी ले पाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ गई, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी डिमांड कर्व क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट कर गई है, फॉरवर्ड शिफ्ट कर गई, यानी हमारी डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट कर गई, ठीक है। When income increases, A shifts to B, यानी इनकम बढ़ने से क्या हुआ, A शिफ्ट हो गया B पे, ठीक है। और अगर इनकम कम हो जाए, यानी इनकम आपकी डिक्रीज कर जाए, फिर क्या होगा, फिर आपकी क्वांटिटी जो आप यहाँ पे A बाय कर रहे थे, वो क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्वांटिटी डिक्रीज करने से क्या होगा, When income decreases, A moves to the C, यानी क्वांटिटी डिक्रीज हुई, इनकम डिक्रीज हुई, तो क्या होगा, डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है। जिसके कारण हमारा ए पॉइंट तब सी पे चला जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तब क्या होगा, हमारी डिमांड कर्व D1 से D3 पे शिफ्ट हो जाएगी। कब? जब हमारी इनकम लेवल डिक्रीज कर जाए। इनकम लेवल डिक्रीज करने से क्या होगा, हमारी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज आर इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का कंसेप्ट क्या होता है, नॉर्मल गुड्स तो इजी था, है ना, कि इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम हुई तो डिमांड कम होगी, ठीक है। इंफीरियर गुड्स, these are the goods the demand for which decreases as the income of buyer rises. There is a inverse or negative relationship between income and demand. In case of inferior goods, income effect is negative. Inferior goods मैंने आपको बताया ऐसे goods होते हैं जिसमें अगर आपकी इनकम बढ़ भी रही है तो भी इनकी डिमांड कम होगी। नॉर्मल दिमाग में ऐसे लेकर चलो, इंफीरियर गुड्स का मतलब है लोएस्ट क्वालिटी फूड, ठीक है। आपकी अगर इनकम बढ़ जाएगी तो हम लोएस्ट क्वालिटी फूड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, जिसके कारण इंफीरियर गुड्स के कंसेप्ट में इनकम और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। हाउ डिमांड कर्व ऑफ इंफीरियर गुड चेंज व्हेन इनकम ऑफ द बायर चेंज, यानी डिमांड कर्व कैसे चेंज करेगी, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज करेगी। किसके कंसेप्ट में, इंफीरियर गुड्स के कंसेप्ट में, ठीक है। पहला है इंक्रीज इन इनकम और फिर है डिक्रीज इन इनकम। फिर से ये बिना पढ़े देखते हैं। इंक्रीज इन इनकम में क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे, ठीक है। आपकी इनकम इंक्रीज कर गई तो आप क्या इंफीरियर गुड्स खरीदोगे, नहीं, इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस, इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई। डिक्रीज इन इनकम, अब इनकम कम हो गई तो इंफीरियर गुड्स ही बाय करने पड़ेंगे क्योंकि इनकम डिक्रीज हो गई है। इनकम कम होने से इंफीरियर गुड्स अब आप ज्यादा बाय करो, जिसके कारण क्या हुआ, इनकम डिक्रीज तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज, ठीक है। जिसके कारण इन दोनों में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप चलता है, ठीक है। इन अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम, less of the inferior goods is purchased. The consumer or buyer prefers to shift to the superior substitutes because now he can afford them. Buying less of a commodity as its existing price implies backward shift of demand curve or decrease in demand. ठीक है, जब इनकम बढ़ी, ठीक है, इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी गिर गई इंफीरियर गुड्स की, क्वांटिटी गिरने से क्या हुआ, डिमांड कर्व क्या होगी,
डिक्रीज कर जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, बैकवर्ड मूव कर जाएगी। वेयर एज डिक्रीज इन डिमांड इनकम, अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? इफ इनकम डिक्रीजेस द कंज्यूमर ऑलरेडी कंज्यूमिंग एन इंफीरियर गुड्स इज फर्दर कंपेल्ड टू डिपेंड ऑन इट, ठीक है, मे बी ही हैज द फर्दर टू कट हिज कंजम्पशन टू सुपीरियर सब्स्टिट्यूट and buy more of the inferior goods. It implies a situation to forward shift of demand curve or increase in the demand curve or inferior goods. यानी वो कह रहा है इनकम कम हुआ तो अब inferior goods पे ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, इनकम तो कम हो गई लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गई inferior goods की, और डिमांड इंक्रीज होने से क्या होता है, डिमांड कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है, फॉरवर्ड मूव कर जाती है, ठीक है। इसी की डायग्रामेटिकली देखें, वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस सेम एज दैट एंड एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी, ठीक है। पहले हमारी डिमांड कर्व थी दिस D1, पहले हम P प्राइस पे इतनी कमोडिटी परचेज कर रहे थे इंफीरियर गुड्स, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मेरी इनकम इंक्रीज कर गई, मेरी इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ने से अब मैं इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदना चाहती, मुझे नहीं खरीदना, जिसके कारण क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज हो गई, जिसके कारण हमारी D1 किस पे शिफ्ट हो गई, D3 पे, ठीक है, यानी हमारा A पॉइंट शिफ्टेड टू C पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज, जब हमारी इनकम डिक्रीज हो जाए, यानी मेरी इनकम कम हो गई है, इनकम कम हो गई यानी इंफीरियर गुड्स ज्यादा खरीदने पड़ेंगे, इंफीरियर गुड्स ज्यादा खरीदने का मतलब डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा का मतलब डिमांड कर्व शिफ्टेड टू राइट वर्ड, यानी हमारी डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्योंकि इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तब हमारा A पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा B पॉइंट पे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है कि हमारे इंफीरियर गुड्स में ऐसा क्यों होता है। इंफीरियर गुड्स में इनकम और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि इंफीरियर गुड्स जब डिमांड बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, ठीक है, जब इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, और ये कंसेप्ट सिर्फ इंफीरियर गुड्स के कंसेप्ट में चलता है, ठीक है, बाकी सारे कंसेप्ट्स में इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी, यानी टेस्ट और प्रेफरेंस का कमोडिटी पे क्या असर पड़ता है, यानी हमारी टेस्ट, हमारा प्रेफरेंस कैसे फर्क डालता है हमारी कमोडिटी पे। 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस पता लगती है कमोडिटी की। पहली, इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि इंडिविजुअल को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। You tend to buy more or less of a commodity simply because your likes and dislikes tends to change. कहते कमोडिटी आप या तो ज्यादा बाय करोगे या कम बाय करोगे, क्यों, या तो वो प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद होगा या वो प्रोडक्ट आपको बिल्कुल नहीं पसंद होगा, ठीक है, इस कारण भी हमारी टेस्ट और प्रेफरेंस हमारी कमोडिटी पे असर डालती, ठीक है। देन इट्स ट्रेंड्स एंड फैशंस, ट्रेंड्स एंड फैशन, अभी हमें पता है कि हम ट्रेंड्स के साथ चलते हैं, हम लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके साथ फॉलो करते हैं। यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड फैशंस, यू सिंपली वांट टू बी ट्रेंडी, अकॉर्डिंगली यू प्रेफर टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी। कहते हैं सिंपली क्योंकि हम ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो ट्रेंड को फॉलो करे, वो ट्रेंडी रहे, यानी जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ कोप अप करके चले, बिल्कुल उसके साथ चले, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण भी हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होती है, क्योंकि ट्रेंड्स रैपिडली चेंज होते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस मींस वेदर कंडीशंस के कारण योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस टेंड टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। Winter season induces you to goods like tea and coffee, while summer season induces you to goods like cold drink and ice cream. क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण भी हमारी कमोडिटी की तरफ डिमांड भी चेंज होती है, क्योंकि डिपेंड करता है हमारा मूड या हमारा नेचर कैसे है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट गर्मियों का है तो ऑब्वियसली उसमें हम आइसक्रीम्स या कोल्ड ड्रिंक्स पीना ज़्यादा पसंद करेंगे, हमें ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद आए, ठीक है। और अगर विंटर सीजन है तो ऑब्वियसली हम हॉट चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, ये चीज़ें हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है, जिसके कारण भी हमारी डिमांड पे असर पड़ता है।
ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। वो 3 चीजें हमारी कमोडिटी की डिमांड पे फर्क डालती हैं, दैट इज इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ट्रेंड एंड फैशन क्या है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, ये 3 चीजें असर डालती है एक कंज्यूमर पे कि वो कैसा प्रेफर करता है अपनी कमोडिटी की तरफ, उसकी डिमांड कैसी है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चीजें हमें फेवरेबल हो या कोई अनफेवरेबल हो तो वो भी कैसे असर डालती है। Favorable changes in taste and preferences induces the buyer to buy more of a commodity even when the price continues to be same. यानी प्राइस जब सेम होगा लेकिन आपकी वो चीज फेवरेट होगी तो आप उसे ज्यादा बाय करोगे। ठीक है, क्योंकि फेवरेटिज्म जहां आ जाए वो चीज ज्यादा बाय की जाएगी चाहे उसका प्राइस कांस्टेंट ही क्यों ना रहे। ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड इम्प्लाइंग अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है ना, जब फेवरेट चीज होगी प्राइस चाहे कांस्टेंट रहे तो भी क्या होगा, डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि प्राइस चाहे सेम है लेकिन हमारी फेवरेट चीज है तो हम डिमांड भी ज्यादा करेंगे। डिमांड ज्यादा तो डिमांड शिफ्ट टू राइट वर्ड यानी फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, और अनफेवरेबल चीजें यानी जो चीजें हमें बिल्कुल पसंद नहीं तो उसकी डिमांड भी कम करेंगे। डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड यानी बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, on the other hand, an unfavorable change is taste and preference causes lesser purchase of the commodity at existing price. This is a situation of decrease in demand or backward shift in demand. वो कहता है प्राइस चाहे ना भी चेंज हो लेकिन जो चीज है वो आपकी अनफेवरेबल है, आपको पसंद नहीं है, तो भी क्या होगा, तो भी आपकी जो डिमांड कर्व होगी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि चाहे प्राइस सेम भी हो लेकिन वो चीज अनफेवरेबल है तो डिमांड उसकी डिक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, अ फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस कॉजेस फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जैसे कि आप ये देख सकते हैं फिर से डायग्राम, एक तरफ प्राइस है एक तरफ हमारी क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस हमारा फिक्स्ड है ओपी, प्राइस हमारा वही सेम रहा। ठीक है, क्या हुआ, पहले हमारी डिमांड कर्व थी D1, उस टाइम पे क्या हुआ, फेवरेबल चीज यानी कोई मेरी मनपसंद चीज आ गई, यानी कोई मेरी फेवरेट चीज है, प्राइस चाहे सेम है लेकिन वो चीज मेरी फेवरेट है, तो क्या होगा, मैं उसको ज्यादा डिमांड करूंगी, है ना, मैं मार्केट जाके वो ज्यादा बाय करूंगी। ज्यादा डिमांड करने से क्या हुआ, मेरी डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट कर गए क्योंकि मैंने उससे ज्यादा डिमांड किया, यानी मेरा A पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा B पॉइंट पे, यानी डिमांड कर्व क्या होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी क्योंकि वो मेरी फेवरेट आइटम है। ठीक है, वेयर एज डिमांड कर्व D1 पे ही है। अब एक चीज है जो मेरी बिल्कुल फेवरेट नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अब तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो क्या होगा, मेरी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी दैट मीन्स हमारी D1 यानी हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगी D3 पे, दैट मीन्स हमारी डिमांड कर्व डिक्रीज कर जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, जो ये सिंबलाइज कर रहा है कि अब मेरी डिमांड कम हो गई है क्योंकि वो कमोडिटी अनफेवरेबल है, यानी वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, एन अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस causes backward shift in demand curve from D1 to D3। ठीक है, अनफेवरेबल चेंज होने से क्या होगा, मेरी डिमांड कम हो जाएगी, मेरी डिमांड कम होगी जिस कारण क्या होगा, जो हमारी डिमांड कम होगी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 5 विच इज थ्योरी ऑफ डिमांड इज कंप्लीटली एंडेड। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड आज हमारा टोटल एंड हो गया है। थ्योरी ऑफ डिमांड का ये लास्ट लेक्चर था। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के टॉपिक्स में हमने बहुत सारे नए टॉपिक्स के, बहुत सारे ग्राफ समझे, हमने मूवमेंट और शिफ्ट्स देखी, हमने एक्सटेंशंस और कॉन्ट्रैक्शंस देखा। ठीक है, हमने साथ में ये देखा कि फेवरेबल अनफेवरेबल चेंजेस क्या होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे चेंज लाते हैं किसी भी कंज्यूमर की कमोडिटी की डिमांड में, हमारी इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स कैसे डिमांड में फर्क लाते हैं, इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप क्या होता है as compared to the normal goods and as compared to the inferior goods। ठीक है, this is all about the chapter 5। okay, if you have any doubt please ask me in the comment section, do ask, कोई भी कमेंट, कोई भी आपको डाउट हो
चैप्टर 5 के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जितना हो सके उतना जल्दी उससे रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, उतनी जल्दी उसको रिलाई करूँ। क्लियर? आपको कोई भी डाउट है, डू आस्क। एंड आज हमारा ऑफिशियली चैप्टर नंबर 5 हैज बीन एंडेड एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद दैट चैप्टर नंबर 6, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।